नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति के एक महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझने जा रहे हैं। आज हम जिस संस्था की बात करने वाले हैं वो सरकार के विशालकाय तंत्र के पीछे चुपचाप काम करती है, लेकिन उसकी नज़र सरकार के हर एक पैसे पर होती है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के महालेखाकार कार्यालय की। तो चलिए इस अहम संस्था की कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। राजस्थान में इस कार्यालय की नींव कब और कहाँ रखी गई थी? जी, इस कार्यालय का प्रारंभ हुआ 1 अक्टूबर 1949 को। 1949? हाँ, ये तारीख अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये वो दौर था जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था। मतलब अलग-अलग रियासतें भारत में विलीन होकर एक संयुक्त राजस्थान का निर्माण कर रही थी। अच्छा, तो मतलब एक तरफ रजवाड़ों का शासन समाप्त हो रहा था और दूसरी तरफ एक आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव रखी जा रही थी। बिल्कुल। और इस नई व्यवस्था को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी एक एकीकृत वित्तीय प्रणाली। आप सोचिए, हर रियासत का अपना खजाना, अपने नियम, हिसाब किताब का अपना तरीका। उन सबको एक साथ लाना और एक स्टैंडर्डाइज्ड लेखा प्रणाली बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसी जरूरत को पूरा करने के लिए इस कार्यालय की स्थापना की गई। और ये भी सुना है कि इसकी शुरुआत जयपुर के भव्य सिटी पैलेस से हुई, जलेब चौक के एक हिस्से से। ये तो बड़ा शाही आगाज है। हाँ, ये विडंबना ही है कि जिस राजशाही की जगह नई व्यवस्था ले रही थी, उसकी इमारतों से इसकी शुरुआत हुई। सही बात है। ये उस दौर की एक झलक देता है कि कैसे पुराने ढांचे का इस्तेमाल करके ही नई चीजें बनाई जा रही थी। लेकिन उनके पास शुरुआत से अपना भवन नहीं था। तो काम कहाँ से होता था? शुरुआत में कार्यालय के लिए ख्वास जी की हवेली, जिसे अचरौल हाउस के नाम से भी जाना जाता था, उसे किराए पर लिया गया था। अच्छा, किराए की हवेली से तय है कि कैसे नई प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मौजूदा संसाधनों के साथ ही शुरू किया गया था। एक और रोचक बात यह है कि उस समय इस कार्यालय के जो शाखा प्रभारी थे, वो जोधपुर के उप महालेखाकार हुआ करते थे। अरे वाह! तो सत्ता का केंद्र सिर्फ जयपुर नहीं था, जोधपुर की भी एक अहम भूमिका थी। ये तो एक तरह से डिसेंट्रलाइजेशन का उदाहरण हो गया। जी, ये दिखाता है कि नई प्रशासनिक व्यवस्था में सभी प्रमुख रियासतों के महत्व को स्वीकार किया जा रहा था। जोधपुर उस समय मारवाड़ की राजधानी था और एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र भी, तो वहां एक उप कार्यालय होना तार्किक था। अब हम अगले भाग पर आते हैं, जिसका नाम है कार्यालय भवन का इतिहास। तो शुरुआत किराए की हवेली से हुई, लेकिन जाहिर है इतने महत्वपूर्ण कार्यालय के लिए ये एक स्थायी समाधान नहीं हो सकता था। तो फिर अपने भवन तक पहुंचने की कहानी क्या थी? बिल्कुल, किसी भी संस्था के लिए उसका अपना भवन सिर्फ एक इमारत नहीं होता, है ना? वो उसकी पहचान और स्थायित्व का प्रतीक होता है। सही कहा। तो इस कार्यालय के अपने भवन की कहानी भी काफी ऐतिहासिक है। जो वर्तमान महालेखाकार भवन हम आज जयपुर में देखते हैं, उसका शिलान्यास हुआ था 17 फरवरी 1955 को। 1955, यानी स्थापना के लगभग 6 साल बाद। जी, इसका मतलब है कि शुरुआती कुछ सालों में संस्था ने खुद को स्थापित कर लिया और फिर सरकार को ये महसूस हुआ कि अब इसे एक स्थायी घर की जरूरत है। जी। और शिलान्यास किसने किया, ये जानना भी बहुत दिलचस्प है। इसका शिलान्यास किया था तत्कालीन राजप्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह बहादुर ने। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। राजप्रमुख उस समय राज्य के संवैधानिक प्रमुख थे। उनका स्वयं आकर किसी सरकारी कार्यालय का शिलान्यास करना। हाँ, ये इस संस्था के बढ़ते महत्व को दिखाता है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक सरकारी इमारत की नींव नहीं थी, बल्कि ये इस बात का प्रतीक था कि राजस्थान सरकार वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को कितना महत्व दे रही है। एक तरह का संदेश था ये। बिल्कुल, एक संदेश था कि जनता के पैसे का हिसाब अब एक मजबूत और स्वतंत्र संस्था रखेगी। आगे बढ़ते हुए स्रोत बताते हैं कि 1982 में इस कार्यालय को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लगभग 33 साल तक एक इकाई के रूप में काम करने के बाद ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? 1982 एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब सोचिए, स्थापना के बाद 3 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका था। इन 30 सालों में राजस्थान का आकार, बजट, सरकारी योजनाएं, सार्वजनिक उपक्रम, सब कुछ कई गुना बढ़ चुका था। तो एक ही कार्यालय के लिए इतने विशाल और विविध कार्यों को संभालना मुश्किल हो रहा था। मतलब ये एक तरह से सफलता की चुनौती थी कि काम इतना अच्छा और इतना ज्यादा हो गया कि अब उसे संभालने के लिए घर को ही बड़ा करना पड़ा। आप इसे बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं। और ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं थी।
80 का दशक वो समय था जब पूरे भारत में सरकार का आकार और उसकी आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही थी, तो विशेषज्ञता की जरूरत महसूस हुई। तो क्या थीं ये दो नई विशेषज्ञ शाखाएं? एक ने क्या संभाला और दूसरे ने क्या? इन्हें नाम दिया गया अ महालेखाकार प्रथम और ब महालेखाकार द्वितीय। महालेखाकार प्रथम और द्वितीय, ठीक है। जो पहला भाग था यानी महालेखाकार प्रथम, उसकी जिम्मेदारी थी राज्य सरकार के मुख्य लेन-देन और सिविल खातों को संभालना और उनका ऑडिट करना। इसे सरल शब्दों में कैसे समझेंगे? जैसे सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह या किसी विभाग ने सड़क बनाने के लिए जो पैसा खर्च किया, वो सब। बिल्कुल, सरकारी विभागों को बजट का आवंटन, कर्मचारियों के वेतन का भुगतान, विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च, इन सब का लेखा-जोखा रखना और फिर ये जांचना कि ये खर्च नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं। मतलब सरकार के मुख्य खजाने का हिसाब किताब और उसकी जांच। एकदम सही। और दूसरा भाग, महालेखाकार द्वितीय, उसका काम कैसे अलग था? उसका काम ज्यादा विशेषीकृत था। ये राज्य सरकार की कंपनियों, निगमों और अन्य व्यापारिक उपक्रमों का ऑडिट करता था। अच्छा, जैसे राजस्थान रोडवेज या बिजली बोर्ड? जी, उदाहरण के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC बसें कैसे चला रही हैं, उसका मुनाफा नुकसान क्या है? या बिजली वितरण निगम जो जनता से बिजली बिल वसूलते हैं, उनका वित्तीय प्रबंधन कैसा है? इसकी जांच ये शाखा करती थी। यानी जो संस्थाएं सरकार की तो है लेकिन व्यापार की तरह काम करती हैं, उन पर नजर रखने के लिए एक अलग टीम बना दी गई। एकदम सही। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व की लेखा परीक्षा की जिम्मेदारी भी इसी के पास थी। मतलब आय पर भी नजर? जी, मतलब ये जांचना कि सरकार को जो टैक्स मिलना चाहिए, जैसे GST, एक्साइज ड्यूटी या माइनिंग से होने वाली आय, वो पूरी और सही तरीके से सरकारी खजाने में जमा हो रही है या नहीं। तो एक शाखा खर्च पर नजर रखती थी, तो दूसरी आय पर। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है महत्वपूर्ण तथ्य। इस खंड में कुछ ऐसे नाम और पद हैं जो परीक्षाओं और सामान्य ज्ञान के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, राजस्थान के पहले महालेखाकार कौन थे जिन्होंने इस पूरी व्यवस्था की नींव रखी? राजस्थान के प्रथम महालेखाकार थे श्री रंग बिहारी लाल। ये नाम इस संस्था के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने ही उस शुरुआती दौर में संस्था की नींव रखी थी। प्रशासनिक ढांचे को स्थापित किया और रियासतों की अलग अलग लेखा प्रणालियों को एकीकृत करने की बेहद जटिल चुनौती का सामना किया। और अगर हम वर्तमान की बात करें तो आज इस पद पर कौन है? वर्तमान में इस संस्था के 34वें प्रमुख प्रधान लेखाकार श्री सतीश कुमार गर्ग हैं। 34वें? जी, और यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। बताइए। पद का नाम अब महालेखाकार से प्रधान लेखाकार हो गया है। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है, ये इस पद के बढ़े हुए महत्व और जिम्मेदारियों को दर्शाता है। अच्छा। और 34वें होने का मतलब है कि इस संस्था में 70 सालों से भी ज्यादा समय से नेतृत्व की एक लंबी और अटूट परंपरा रही है। एक और रोचक तथ्य यहाँ दिया गया है जो आज के डिजिटल युग को दर्शाता है। इस कार्यालय का वेब प्रशासक कौन होता है? ये एक पारंपरिक लेखा विभाग के लिए एक बहुत ही आधुनिक भूमिका लगती है। जी, और यही इस संस्था की समय के साथ बदलने की क्षमता को दिखाता है। कार्यालय का वेब प्रशासक होता है वरिष्ठ उप महालेखाकार प्रशासन। ये वाकई दिलचस्प है। मतलब जो अफसर पूरे दफ्तर का प्रशासन, कर्मचारियों की पोस्टिंग और फाइलों को संभाल रहा है, वही डिजिटल दुनिया का दरवाजा भी संभाल रहा है। ये तो भूमिकाओं का एक बड़ा दिलचस्प संगम है। बिल्कुल। आज के समय में पारदर्शिता के लिए वेबसाइट पर ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करना, ऑनलाइन जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये तथ्य कि प्रशासन संभालने वाला एक वरिष्ठ अधिकारी ही वेब प्रशासक भी है, ये सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट पर दी गई जानकारी सटीक, आधिकारिक और समय पर अपडेट हो। सही है। प्रशासन और प्रौद्योगिकी का संगम जी, एक बेहतरीन उदाहरण है। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है कार्यालय प्रधान महालेखाकार विकासक्रम। समय के साथ इस कार्यालय के नाम और संरचना में कई बदलाव हुए। चलिए इस विकास यात्रा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये बदलाव क्यों हुए और ये हमें क्या बताते हैं? जी, इन बदलावों को एक टाइमलाइन के रूप में समझना सबसे आसान होगा। हर बदलाव के पीछे कोई ना कोई प्रशासनिक सुधार का उद्देश्य छिपा होता है।
सबसे हालिया और महत्वपूर्ण बदलाव हुआ 20 सितंबर 2022 को। इस दिन इस कार्यालय को प्रधान महालेखाकार प्रथम लेखा परीक्षा के रूप में प्रोन्नत किया गया। प्रोन्नत मतलब प्रमोट किया गया? जी, क्या कार्यालय की भी पदोन्नति होती है? एक तरह से हाँ। इसका मतलब है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में इसके प्रमुख का पद और कार्यालय का दर्जा बढ़ गया है। ये आमतौर पर तब होता है जब उस कार्यालय के काम का दायरा, जटिलता और महत्व काफी बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से उसके अच्छे काम को मिली पहचान है। बिल्कुल। इससे पहले के बदलावों के बारे में भी बताइए। इससे पहले सितंबर 2004 में महालेखाकार भवन में स्थित कार्यालय को कार्यालय प्रधान महालेखाकार के रूप में पुनर्गठित किया गया था। पुनर्गठित मतलब रीऑर्गेनाइज्ड? जी, पुनर्गठन का मतलब होता है आंतरिक कार्यप्रणाली में बदलाव करना, विभागों को फिर से व्यवस्थित करना ताकि काम और ज्यादा कुशलता से हो सके। और एक और बड़ा बदलाव 1 अप्रैल 2012 को हुआ। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन पूरे देश में लेखा परीक्षा कार्यालयों का एक बड़ा क्षेत्रीय पुनर्गठन हुआ, जिसके बाद इस कार्यालय का नाम बदलकर काफी लंबा और विशिष्ट हो गया। क्या नाम हुआ? इसका नया नाम हुआ प्रधान महालेखाकार सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा राजस्थान जयपुर। ये नाम सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। इसका क्या मतलब है? इसे थोड़ा आसान करके समझाइए। इसका मतलब है कि ऑडिट के काम को और भी ज्यादा केंद्रित और विशेषीकृत बना दिया गया। सामान्य क्षेत्र का मतलब है सरकार के वे विभाग जो प्रशासन के मुख्य कार्य करते हैं, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग। ओके। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा। सामाजिक क्षेत्र यानी वो योजनाएं जो सीधे आम आदमी से जुड़ी हैं। बिल्कुल। इसका सीधा संबंध आम जनता के जीवन से जुड़ी योजनाओं से है। इस कार्यालय की जिम्मेदारी ये जांचने की हो गई कि राजस्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास जैसी योजनाओं पर जो हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं वे सही जगह पहुंच रहे हैं या नहीं। तो मतलब ये सिर्फ नंबरों का ऑडिट नहीं है, ये असल में योजनाओं के असर का ऑडिट है। ये देखना कि पैसा जमीन पर काम कर भी रहा है या नहीं। आपने एकदम सही समझा। उदाहरण के तौर पर यह कार्यालय जांच कर सकता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अस्पतालों को किया गया भुगतान सही मरीजों के लिए था या नहीं। अच्छा। या स्कूलों में मिड डे मील के लिए भेजा गया अनाज बच्चों तक पहुंचा भी या नहीं। ये ऑडिट को सिर्फ हिसाब किताब की जांच से आगे ले जाकर योजनाओं के जमीनी प्रभाव की जांच तक ले जाता है। अब हम अगले भाग पर आते हैं जिसका नाम है महालेखाकार लेखा एवं हकदारी। ये एक और महत्वपूर्ण शाखा लगती है। इसके नाम में हकदारी शब्द जुड़ा है जो इसे सीधे सीधे नागरिकों के हक से जोड़ता है। इसका विकास कैसे हुआ? हाँ, ये कार्यालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है जिसका सीधा वास्ता लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों से है। इस कार्यालय का उद्भव हुआ था मार्च 1984 में। 1984 में? जी, और इसके नाम में भी समय समय पर जरूरत के हिसाब से बदलाव हुए हैं। जैसे 1 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर कार्यालय प्रधान महालेखाकार राजस्थान कर दिया गया और फिर 2 जनवरी 2017 को इसका अंतिम नामकरण हुआ, कार्यालय महालेखाकार राजस्थान। तो इसका सबसे मुख्य काम क्या है, जैसा कि इसके नाम लेखा एवं हकदारी से पता चलता है? इसका सबसे महत्वपूर्ण काम इसके नाम में ही छिपा है, अकाउंट्स एंड एंटाइटलमेंट। लेखा का मतलब है हिसाब किताब रखना और हकदारी का मतलब है हक तय करना। ये कार्यालय वो जगह है जो राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखता है। भविष्य को सुरक्षित रखता है, वो कैसे? देखिए, इस कार्यालय का मुख्य काम है राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड खातों का प्रबंधन करना। अच्छा, जीपीएफ अकाउंट्स। जी, जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसकी पेंशन की सही सही गणना करना और उसे स्वीकृत करने का काम भी यही कार्यालय करता है। इसके अलावा उनके अन्य हकों जैसे अवकाश, नकदीकरण आदि से संबंधित खातों का प्रबंधन भी यही होता है। यानी हर सरकारी कर्मचारी, चाहे वो एक शिक्षक हो, एक पुलिसकर्मी हो या एक डॉक्टर, उसके जीवन भर की बचत और रिटायरमेंट के बाद की आय इसी कार्यालय द्वारा प्रबंधित होती है। ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत बड़ी। आप सोच सकती हैं कि एक छोटी सी गलती किसी व्यक्ति के बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। इसलिए इस कार्यालय का काम बेहद सावधानी और सटीकता की मांग करता है। अब हम अंतिम भाग पर आते हैं जिसका नाम है कार्यालय महालेखाकार प्रमुख कार्य। तो इन सभी शाखाओं और विकास क्रम को समझने के बाद अगर हमें संक्षिप्त में जानना हो कि आज ये कार्यालय कौन कौन से मुख्य काम करता है तो वो क्या होंगे?
चलिए इनके सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण कामों पर एक नजर डालते हैं। इनके कार्यों को हम 7 प्रमुख बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला तो स्पष्ट है, प्रशासनिक दायित्व। हर बड़े संगठन की तरह अपने कार्यालय के सभी प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाना। ठीक है, और दूसरा? दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कोष निरीक्षण यानी ट्रेजरी इंस्पेक्शन। राज्य में हर जिले में एक कोषागार और कई उप कोषागार होते हैं जहां से सरकारी भुगतान होते हैं और राजस्व जमा होता है। ये कार्यालय इन सभी कोषागारों की समय समय पर जांच, निरीक्षण और सत्यापन करता है। ये एक तरह की औचक जांच या सरप्राइज इंस्पेक्शन जैसा होता होगा। बिल्कुल, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी पैसे का हिसाब किताब सही है, नियमों का पालन हो रहा है और किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश न हो। तीसरा काम भी लेखा जोखा से ही जुड़ा लगता है, लेखा एवं वीएलसी कार्य। जी, ये कार्यालय राज्य के मासिक सिविल लेखे तैयार करता है। इसे आप राज्य की वित्तीय सेहत की मंथली रिपोर्ट कार्ड की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। और साल के अंत में ये वार्षिक वित्त एवं विनियोग लेखों का संकलन करता है। ये वो अंतिम दस्तावेज होते हैं जिन्हें राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाता है और इन्हीं के आधार पर विधायक ये तय करते हैं कि सरकार ने पिछले साल पैसा सही ढंग से खर्च किया या नहीं। चौथा काम है खंडीय लेखागार प्रबंधन। ये थोड़ा तकनीकी है। हाँ, लेकिन महत्वपूर्ण है। डीए और डीएओ वो अधिकारी होते हैं जो सरकार के निर्माण विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी या सिंचाई विभाग में तैनात होते हैं और वहीं पर खर्चों का हिसाब किताब रखते हैं। इन सभी अधिकारियों के कैडर का प्रशासनिक प्रबंधन महालेखागार कार्यालय ही करता है। पांचवां काम काफी रोचक और अलग है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जयपुर। एक अकाउंटिंग ऑफिस और राजभाषा का क्या संबंध है? ये बहुत दिलचस्प है। ये कार्यालय जयपुर में स्थित केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष होता है? जी। इसका काम केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना है। ये दिखाता है कि इस कार्यालय की भूमिका केवल वित्तीय कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे राष्ट्रीय भाषा के प्रचार प्रसार जैसी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी दी गई है। वाकई ये एक अनूठी जिम्मेदारी है। और बाकी 2 कार्य? छठा कार्य है विभिन्न खातों का संधारण। इसे अब सरकार की एक विशालकाय बहुत ही विस्तृत बैंक पासबुक की तरह समझ सकती हैं, जहां हर एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। ये जमा, ऋण और कई तरह की वृहत पुस्तिकाओं का रखरखाव करता है। और 7वां और अंतिम कार्य है मासिक लेखों का संकलन। इसमें पूरे राजस्थान के हजारों दफ्तरों से लाखों दस्तावेज इकट्ठा करके उनसे एक समेकित और सटीक वित्तीय रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये एक बहुत बड़ा और चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इन सभी तथ्यों और कार्यों को समझने के बाद ये स्पष्ट है कि ये कार्यालय सिर्फ एक ऑडिटर या अकाउंटेंट नहीं है, बल्कि ये राज्य की वित्तीय प्रणाली की रीढ़ है। यहाँ से हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखती है? यहाँ जो बात सबसे फैसिनेट करती है वो ये है कि ये कार्यालय केवल एक हिसाब किताब रखने वाली संस्था नहीं है, बल्कि ये सरकार के लिए एक वित्तीय प्रहरी, एक फाइनेंशियल वॉचडॉग की तरह काम करता है। वित्तीय प्रहरी। जी। इसके द्वारा तैयार की गई ऑडिट रिपोर्टें विधानसभा में रखी जाती हैं, जिन पर लोक लेखा समिति बहस करती है और सरकार से सवाल पूछती है। इस तरह ये संस्था सीधे तौर पर सरकार की जनता के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता के पैसे का हिसाब रखने के लिए एक स्वतंत्र संस्था है जो सरकार से भी सवाल कर सकती है। बिल्कुल। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोताओं को विचार करना चाहिए। जैसे जैसे वित्तीय लेनदेन पूरी तरह से डिजिटल होते जा रहे हैं, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और ऑनलाइन टैक्स भुगतान, भविष्य में एक सरकारी ऑडिटर की भूमिका कैसे बदलेगी? क्या भविष्य का ऑडिटर केवल कागजी वाउचर्स जांचेगा या उसे एक डेटा साइंटिस्ट और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ बनकर बड़े डेटा का विश्लेषण करके वास्तविक समय में धोखाधड़ी को पकड़ना होगा, ताकि वो जनता के पैसे के सही उपयोग को और भी प्रभावी ढंग से सुनिश्चित कर सके? सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।